हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। यह 9th-10th की क्लास है और उसमें पहले हम वर्णमाला के बारे में जानते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है ध्वनि और माला का अर्थ है एक कतार में, यानी वैसे ध्वनियाँ वैसे अक्षर जो एक कतार में हो। वर्ण को दो भागों में व्यक्त किया गया है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क से लेके म तक, ये व्यंजन वर्ण कहलाता है। इतना हम पिछली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम उसको थोड़ा विस्तृत रूप पर जानेंगे। स्वर्ण वर्ण, इसका अर्थ है कि इसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण जो भी है अ से लेके अ तक, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, ये है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। इनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। स्वर्ण वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग करके एक बार देखेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये 4 होते हैं, जैसे अ, छोटी ई यानी हर्ष ई, हर्ष उ और री। ये 4 अक्षर जो हैं वे ह्रस्व स्वर है। और ये दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, जैसे ये 7 है, अम्यकार आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये 7 जो है ये आपके दीर्घ स्वर है। अब प्लुत स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे राम या ओम आदि। लेकिन पढ़ाई में इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम यहीं पर सीमित रखेंगे और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम आगे देखेंगे। ह्रस्व स्वर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये 4 होते हैं, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। दीर्घ स्वर होते हैं 7, अम्यकार आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। अब इसको हम देखते हैं कि इस मूल स्वर क्या कहलाता है। मूल स्वर 4 हैं, जो ह्रस्व स्वर हैं वही मूल स्वर भी कहलाते हैं। यही मूल ध्वनि स्वर है, स्वर ध्वनियाँ। फिर आगत स्वर है, यानी किसी और भाषा से आए हुए स्वर है, अम्यकार आ और ऊपर आधा चंद्र, ये है आगत स्वर। नंबर 5वां है संवृत स्वर। संवृत स्वर दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये संवृत स्वर है। और छठा है अर्ध संवृत स्वर, हर्ष ई और हर्ष उ। संवृत और अर्ध संवृत, इन लोग दोनों को मिलाकर आप देखिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन क्या है, और ये सब आपको एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। तो संवृत यानी जिसको बोलने से मुंह में वृत्त बन जाए, फैलता हुआ, संवृत यानी बड़ा सा मुंह खुले। जैसे दीर्घ ई में ई बोलते हुए हम बड़ा सा मुंह खोलते हैं और लंबा उच्चारण करते हैं, और इस बड़ा ई जो बोलते हैं दीर्घ ई, उसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा मुंह का जो है गोल खुलता है ज़्यादा। और दीर्घ उ में भी ऊपर मुंह निकल जाता है और गोल बन जाता है होंठ, तब वो हो गया संवृत स्वर। और अर्ध संवृत, इससे कम समय लगता है अर्ध संवृत में, जैसे हर्ष ई, हर्ष उ। अब देखिए ये दोनों को एक साथ समझिएगा, और संवृत और विवृत और अर्ध विवृत को एक साथ समझने से आपको आसानी हो जाएगी। एक बार हम लोग समझ लिए कि संवृत स्वर होते हैं दीर्घ ई, दीर्घ उ, और अर्ध संवृत हुए हर्ष ई, हर्ष उ। अब हम देखते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर जिसमें ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा बोलने में ज़्यादा टाइम लगे, होंठ का जो है शेप वह ज़्यादा फैल जाए, जैसे आ, ए, औ, ये क्या हो गए? ये विवृत स्वर हो गए। विवृत
स्वर है आम्यकार आ, ऐ, ओ, ये विवृत है। और इसी का देखिएगा आगे अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या है? अर्धविवृत है ए, अह, ओ और अ। आ के ऊपर आधा चंद्र, ओनली आधा चंद्र, बिंदु नहीं है इसमें। अ की जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो ये आ की मात्रा आती है ना। उसके बाद है, हम देखेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ है। जैसे अ अम्यकार आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ यानी हमारा जो गला है, गला से हमारा इसका आवाज़ निकलता है। हर्षई ई, दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु है। हर्षौ उ, दीर्घौ उ, इसमें होठ निकल जाते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। री, री जब हम बोलते हैं तो दांत के जो ऊपर में, ऊपर वाला दांत है, उसके जो अंदर में जो थोड़ा थोड़ा गड्ढा गड्ढा जैसा जगह है, तालू से आगे वाला, उसको मूर्धा कहते हैं। तो री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ए और ऐ के लिए कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इससे कंठ और तालु दोनों कहेंगे। ओ और औ में कंठ का भी इस्तेमाल होता है और ओष्ठ भी निकल जाते हैं, ओ औ। तो ये कंठ और ओष्ठ दोनों को कहा जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान दोनों है। अब एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और एक बार हम लोग पहले अभी देखे थे, अभी भी देख लेते हैं। 11वां जो है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह में अंग और अह को अयोगवाह माना गया है, जिसमें अंग अनुस्वार कहलाता है और अ के ऊपर चंद्र बिंदु जो होती है उसको अनुनासिक कहते हैं, और अ के बाद जो दो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। एक बात का और खास ध्यान रखना होगा कि इन तीनों को स्वर एवं व्यंजन दोनों में नहीं गिना जाता है, इसको अलग से ही हम बोलते हैं अयोगवाह। जब भी आपको परीक्षा में आएगा कि अयोगवाह क्या है तो ये दोनों लिख सकते हैं। अगर अनुनासिक के बारे में भी आएगा तो आधा अ के ऊपर चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। ये तो हो गया स्वर। अब हम व्यंजन के बारे में एक बार देखेंगे। देखिए व्यंजन वर्ण में हम क्या 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 है, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालवेश, मूर्धन्य, दंसा, ह, छ, त्र, ज्ञ और एक है स्र। अब इसको हम लोग अलग अलग वर्गों में विभक्त किया गया है इसको, मतलब कि जो ये क, ख, ग, घ ये कितने हैं, 5 हैं। एक वर्ग में क्या है, 5। इसको वर्गीय भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं। व्यंजन और स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं इसको। इनको क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं और इसको वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। तो क वर्ग में क्या आ गया, क, ख, ग, घ, अंगा तक। च वर्ग में च से इया तक। ट वर्ग में ट से मूर्धन्य तक। त से त वर्ग में त से न तक। और प वर्ग में प से म तक। ये जो 25 हैं इनको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। जो हम जो बोलते हैं तो इससे हमारा जो वायु निकलती है वो स्पर्श करती है हमारे तालु को या हमारे जो जिह्वा को स्पर्श करती हुई आती है। अब इसमें देखते हैं या र लावा को हम अलग अंतस्थ व्यंजन में गिनते हैं। इतना हमको स्पर्शित व्यंजन है या जो व्यंजन के गिनती में हम लोग कर रहे हैं, ये 25 को है, लेकिन इसको अलग नाम दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। इसमें 4 आते हैं, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन यानी इसमें बोलने में जो ऊष्मा निकलती है, गर्मी जो होती है निकलने में, उसमें हम उसको चारों को रखे हैं, तालवेशा, मूर्धन्य, दंसा और ह। और ये जो हैं छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके साथ एक और है स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, आगत व्यंजन यानी दूसरे भाषा से आए हुए व्यंजन को भी हमने अपना लिया है। इसको गृहीत व्यंजन भी कह सकते हैं। आगत या गृहीत एक ही चीज़ है, गृहीत यानी ग्रहण किया हुआ। तो ये है ज के नीचे नुक्ता, फ के नीचे नुक्ता, ये दोनों भी हम आगत व्यंजन में
जोड़ लेते हैं। जब हम टोटल व्यंजन के गिनती गिनते हैं तो इन दोनों को भी जोड़ते हैं और ड़ और ढ को भी जोड़ते हैं। अब देखिए नासिक व्यंजन क्या होता है। नासिक यानी नाक से बोले जाने वाले, ये पांचों इन वर्गों के सबसे लास्ट वाले जो है अंगा, इया, मूर्धन्य, न और म, ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। अर्धस्वर क्या कहलाता है, य और व। अर्धस्वर क्या कहलाता है, य और व। इसको अर्ध आधा व्यंजन है ये, लेकिन इसको अर्धस्वर, इसमें बहुत कम मात्रा लगती है बोलने में, बहुत समय कम लगता है, इसलिए इसको अर्धस्वर भी कहा गया है। अब लुंठित व्यंजन क्या है। लुंठित व्यंजन यह प्रकंपी, ये मतलब इसको बोलने में कंपन होता है हमारे गले में, तो वो है र। इसको मैंने अलग अलग में बतलाया आपको। लुंठित भी यही चीज़ है और प्रकंपी भी यही व्यंजन र ही कहलाता है। अब देखिए पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ल कहलाता है। उष्म संघर्षी व्यंजन दंतिसा कहलाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ को कहा जाता है। अब देखिए इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, अघोष सघोष व्यंजन पर ध्यान दीजिएगा। अघोष व्यंजन क्या है और सघोष व्यंजन क्या है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग यानी ये जो है क का पूरा वर्ग है, च का पूरा, इसका सब का प्रथम वर्ण जो है ये प्रथम वर्ण, और द्वितीय वर्ण ये प्रथम और ये द्वितीय, ये क्या कहलाएगा, अघोष व्यंजन। और तालबेसा, दंसा और मूर्धनसा, इसको भी हम लोग अघोष व्यंजन कहेंगे। अब देखिए सघोष व्यंजन क्या है। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, यानी पहला और दूसरा हम वहाँ पर उसको जोड़ लिए, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण, ये आप अलग अलग करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सघोष में प्रथम और अघोष में प्रथम और द्वितीय है, तो सघोष में प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, जो बचा हुआ था तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, उसके अलावा य, र, ल, व तथा सभी स्वर वर्ण, जैसे अ से लेके औ तक की जो है, ये सब सघोष व्यंजन है। अल्पप्राण और महाप्राण, ये दो चीज भी आपको सेम, जैसे अघोष और सघोष को देखते हैं इस तरफ अल्पप्राण और अघोष और सघोष हमने व्यंजन देखा। अब अल्पप्राण और महाप्राण, ये दो को एक साथ देखिए। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये तथा सभी अंतस्थ। अंतस्थ क्या है, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन सब मिलके हो गया अल्पप्राण। इसमें जो प्राण यानी प्राणवायु, ये जो हवा है, वायु है, वह थोड़ा कम निकलती है। इससे जैसे प्रथम क्या हुआ, क, ग और अंगा, ये सब में कम है। महाप्राण में ज़्यादा वायु निकलती है, यानी ज़्यादा प्राणवायु निकलती है या वायु ज़्यादा निकलती है, जैसे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, और सभी उष्म व्यंजन। मूर्धन्य, दंसा और ह, ये हो गया महाप्राण व्यंजन। मूल व्यंजन क्या है। मूल व्यंजन परीक्षा में आपको पूछ सकता है कि मूल व्यंजन क्या है, तो अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण में है प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, यानी दूसरा और चौथा, ये बच गया है। पहला अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। ये आप एक साथ ऐसे मिला के पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। उसके अलावा सभी उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन है तालबेसा, मूर्धनसा, दंतसा, ह, ये क्या है, ये आपका सभी महाप्राण व्यंजन में आ जाता है। अब देखिए मूल व्यंजन। मूल व्यंजन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि मूल व्यंजन क्या है, तो क से लेके ह तक मूल व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। अब देखते हैं हम लोग व्यंजनों का उच्चारण स्थान। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है और त वर्ग का दंत है।
पावर का ओष्ठ, ये इनका उच्चारण स्थान है। अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन जो है हमारा य र ल व, उसको अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्वर जैसे ही मात्रा लगती है या उतना ही समय लगता है। उसमें व्यंजन हमारा है तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये तो हमने पिछले कक्षा में भी पढ़ा है और 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये कैसे जुड़ते हैं, ये संधि विच्छेद में, वर्ण विच्छेद में आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा समझने के लिए, इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ बतला दिया आपको। छ, क, हलंत, जोड़, मूर्धन, स, ये छ का अलग है। जब वर्ण विच्छेद आप कीजिएगा तो उसमें आपको ये जरूरी हो जाएगा। फिर त्र में है त, हलंत, जोड़, र, त्र। ज्ञ का है ज, हलंत, जोड़, इया, ज्ञ। और स्र का तालव्य सा, हलंत, जोड़, र। यह संयुक्त व्यंजन के टूटे हुए स्वरूप है। अब आगे हम देखते हैं कि बलाघात क्या होता है और अनुत्तान क्या होता है। बलाघात, इसको स्वराघात भी कहते हैं। बोलते समय किसी अक्षर के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात अक्षर के स्वर पर ही होता है, इसलिए इसे स्वराघात भी कहते हैं। जैसे वह, आज, कल, कमल, अगणित आदि। जैसे वह जब बोलते हैं तो वह के साथ अ आता है, उस पर ज़्यादा हम करते हैं। वह, आ पर ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे आज, आ पर ज़्यादा जोर दिए। कल, ला पर जोर ना देके क बोल के अ पर उच्चारण करते हैं, अ पर जोर देते हैं, तो वो हो गया। अच्छा, अब ये है कमल, म में, यहाँ म के अ जो लास्ट में पड़ता है, म अ, उसमें अ पर उच्चारण पर बल देते हैं, तो ये सब क्या हो गया, बलाघात या स्वराघात। अब देखते हैं हम लोग अनुतान क्या होता है। बोलने में जो सुर का उतार चढ़ाव होता है, यानी आरोह अवरोध होता है, उसे अनुतान कहा जाता है। जैसे आप कोई भी बात कहते हैं तो थोड़ा हल्का, कहीं अल्प विराम लेते हैं, कहीं पूर्ण विराम लेते हैं, और कहीं हल्का सा भी रुकते हैं, वो जो सुर का उतार चढ़ाव है उसी को अनुतान कहते हैं। एक और चीज़ है संगम। संगम का अर्थ हुआ कि जैसे दो बोलने के प्रवाह में अक्षर के बीच में हल्के से विराम को जानना, उसको संगम कहते हैं। जैसे अगर सिरका हम कह रहे हैं, सिरका एक साथ बोले, सिरका का मतलब हुआ तरल पदार्थ, लेकिन अगर हम बीच में अल्प विराम ले लेते हैं सिरका, तो ये सिर से संबंधित हो जाएगा, यानी अर्थ का एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका। जैसे जलसा, अगर एक साथ हम बोलते हैं बिना रुके हुए जलसा, तो उसका अर्थ हुआ उत्सव। लेकिन अगर हम बोलेंगे जलसा, यानी बीच में हल्का सा विराम हो गया, तो उसका अर्थ हो गया जल की तरह। अब देखिए उसका मतलब दोनों में अंतर आ रहा है, इसलिए ये संगम को बोलने के बीच में जो विराम देना है नहीं देना है, इस चीज़ को जानना संगम कहलाता है। अर्थात संगम की स्थिति से बलाघात में भी अंतर आ जाता है और भिन्न अर्थ निकल आते हैं। बलाघात क्या हुआ, किसी स्वर पर जोर देना। जलसा, जलसा में ल में हम ना देके सा के बाद में देते हैं। बलाघात किस पर पड़ता है, आ की मात्रा पर पड़ता है, लेकिन इसमें जल ल में हम बला अगर देते हैं, बल देते हैं और सा को बाद में बोलते हैं, तो अर्थ क्या हो जाता है, भिन्न अर्थ निकल जाता है। तो इस तरह वर्णमाला को मैंने बहुत प्रयास किया आपको समझाने के लिए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। आशा है कि आप पढ़िएगा और इसको नोट की भी कर लीजिए और इसको तैयारी कीजिए अपनी पढ़ाई में। ठीक, धन्यवाद।